हेलो गाइस। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन की डेफिनेशन और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। आज हम देखेंगे उसके रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं हाइपरटेंशन के, तो वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, रिस्क फैक्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो मॉडिफाइबल और एक नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं एक एक करके थोड़ा सा इनके बारे में। सबसे पहले मैंने लिखा है स्मोकिंग। स्मोकिंग कैसे बीपी को अफेक्ट करता है? तो स्मोकिंग के अंदर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो स्मोकिंग है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कोज करता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं एल्कोहल। एल्कोहल में अगर नॉर्मल लेवल तक एल्कोहल कंजप्शन हो तो कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। अगर इसका एक्सेसिव कंजप्शन होता है तो हमें बीपी ज्यादा देखने को मिलता है। एक्सेसिव कंजप्शन हम बोल सकते हैं कि 2 ड्रिंक से ज्यादा मेल में और 1 ड्रिंक से ज्यादा फीमेल में। तो एक्सेसिव कंजप्शन हो और कंटिन्यूअस हो तो उसकी वजह से हाई बीपी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस को डिप्रेस करता है और भी बहुत इसकी लंबी मैकेनिज्म है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हाई फैटी डाइट। हाई फैटी डाइट कैसे बीपी को अफेक्ट करता है? तो हाई फैटी डाइट के कारण जो फैट्स हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से थिकनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो जाती है और बीपी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई सोडियम डाइट। हाई सोडियम डाइट क्या करती है? हाई सोडियम डाइट यानी साल्ट डाइट। जब हम सोडियम डाइट लेते हैं ज्यादा तो वो क्या काम करती है? वाटर का रिटेंशन करवाती है, और वाटर का रिटेंशन करवाने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी सेम। ओबेसिटी में अगर ओबेसिटी हो रही है तो फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट का सारी बॉडी पे डिपोजिशन होता है, ब्लड वेसल्स पे भी डिपोजिशन होगा, और ब्लड वेसल्स पे डिपोजिशन होगा तो हमें बीपी ज्यादा देखने को मिलेगा। और ओबेसिटी की वजह से सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे तो ब्लड सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस में भी बीपी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसके अंदर सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है और कैटाकोलामाइन का लेवल भी बढ़ जाता है इसकी वजह से, और ग्लूकोकोर्टिकोइड भी बढ़ जाता है, इसकी वजह से बीपी बढ़ता है। ठीक है, हार्मोन की वजह से बीपी बढ़ता है। इसमें हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा और उन हार्मोन की वजह से बीपी हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से कैसे? अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसका बीपी कम देखने को मिलता है, लेकिन कोई हेवी वर्क करता हो, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता हो, हेवी एक्टिविटी करता हो, तो उसकी ब्लड जो बीपी है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन हमें देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं इनअप्रोप्रिएट रेस्ट। इनअप्रोप्रिएट रेस्ट के अंदर जब व्यक्ति सही से सो नहीं पाता है तो उसका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और हार्मोन चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं विग्रेस एक्सरसाइज। विग्रेस एक्सरसाइज में क्या होता है? एक्सरसाइज ज्यादा करने से बॉडी में सेल्स के अंदर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और उस डिमांड को पूरी करने के लिए हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, और एज ए रिजल्ट बीपी बढ़ता है। ठीक है, ये हुए मॉडिफाइबल रिस्क। ये हम सब मॉडिफाइबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। वो रिस्क फैक्टर जो हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज किसी की हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे स्मॉल बेबी होता है उसका बीपी कम होता है, फिर एडल्ट का बीपी अलग होता है। 50 ईयर तक नॉर्मल बीपी रहता है 120/80 mmHg, फिर 50 ईयर बाद में बीपी और बढ़ जाता है थोड़ा सा, वो 140/90 mmHg हो जाता है नॉर्मल। 140/90 mmHg नॉर्मल हो जाता है 50 ईयर के बाद में। ठीक है, उसी हिसाब से जेंडर के अंदर मेल है तो उसका बीपी ज्यादा होता है, और फीमेल है तो उसका बीपी थोड़ा कम होता है। ठीक है, उसी हिसाब से रेस है। रेस के अंदर भी ब्लैक स्पीसीज हैं, उनका बीपी थोड़ा सा ज्यादा होता है, ब्लैक स्पीसीज का थोड़ा कम होता है। फिर उसी हिसाब से हम बात करें फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री अगर पहले से ही उसके फैमिली हिस्ट्री चलती आ रही है, उसके मम्मी दादा नाना नानी की भी बीपी की प्रॉब्लम रहती हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती हो, तो हम वो चेंज नहीं कर सकते, वो भी नॉन मॉडिफाइबल के अंदर आएगी। तो ये थे इसके रिस्क फैक्टर। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है?
कैसे मतलब चेंज होता है बीपी के अंदर, कैसे हाइपरटेंशन होता है, वो हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं। तो ठीक है, ये HTN मैंने लिखा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन कैसे देख सकते हैं हम, कार्डियक आउटपुट, CO मतलब कार्डियक आउटपुट इनटू PR, PR मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, एक बीट के अंदर जितना इलेक्ट्रिकल आउटपुट देता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है 70 ml, और हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मल 72 बीट्स। तो इसका इजिकल देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अबाउट 5 लीटर। ठीक है, ये हो गया कार्डियक आउटपुट। 1 मिनट के अंदर कार्डियक आउटपुट 5 लीटर होता है। ठीक है, ये है कार्डियक आउटपुट। और इधर क्या, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है, जो ल्यूमन है आर्टरी का उसमें चेंजेस, ये आर्टरी हो गई मान लो, इसके ल्यूमन में चेंजेस। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसका ल्यूमन कम हो जाएगा। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो ल्यूमन कम हो जाएगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुआ तो इसका ल्यूमन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो हाइपरटेंशन, अगर इन दोनों में से किसी में हमें चेंजेस देखने को मिला, चेंजेस मतलब किसी में भी इंक्रीज देखने को मिला, कार्डियक आउटपुट बढ़ा तो भी बीपी बढ़ेगा, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा तो भी बीपी बढ़ेगा। इन दोनों में से कुछ भी बढ़ता है तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एसिम्टोमेटिक होता है 90% केसेस के अंदर। तो 90% केसेस के अंदर तो ये एसिम्टोमेटिक होता है। ठीक है, इसलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अडल्ट के अंदर इसको साइलेंट किलर डिजीज बोलते हैं। चिल्ड्रन के अंदर भी कुछ होता है साइलेंट किलर डिजीज, वो क्या होता है, हाइपोथर्मिया। ठीक है, इन चिल्ड्रन साइलेंट किलर कौन सी होती है, हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपोथर्मिया होती है। फिर हम आगे बात करते हैं बीपी इंक्रीज, साइन सिम्टम्स। और क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे हमें, बीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा हमें, ओसिपिटल हेडेक। ओसिपिटल एरिया के अंदर हेडेक देखने को मिलेगा हमें। और क्या देखने को मिलेगा, डिजीनेस। डिजीनेस मतलब वर्टिगो चक्कर आना। ठीक है, यदि हम हेड को टर्न करते हैं सडनली तो हमें चक्कर जैसा आता है। ठीक है, और फिर हम देखते हैं आगे क्या देखने को मिलेगा, एनोरेजिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये भी देखने को मिलेगा हमें, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू लैक्टिक एसिड डिपोजिशन। लैक्टिक एसिड डिपोजिशन की वजह से हमें चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। फिर और क्या देखने को मिलेगा हमें, डायफोरिस। डायफोरिस मतलब स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा हमें, ब्लड विजन। ब्लड विजन भी हाइपरटेंशन की वजह से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ब्लड विजन किसका पहला साइन होता है, कैटरेक्ट का। कैटरेक्ट में हमें ब्लड विजन देखने को मिलेगा। ग्लूकोमा भी देखने को मिलता है हमें ब्लड विजन। ठीक है, फिर और बात करते हैं हम टिनिटस। टिनिटस भी हमें हाइपरटेंशन के अंदर देखने को मिलेगा। और एक और ध्यान रखना, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हमें टिनिटस देखने को मिलेगा। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में भी टिनिटस देखने को मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग भी हाइपरटेंशन के अंदर देखने को मिलेगा। माइनर जो आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो रप्चर होने के कारण एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा। और जो वारफरिन और हिपेरिन होती है, उनकी भी टॉक्सिसिटी होने के कारण हमें एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा। वारफरिन एंड हिपेरिन टॉक्सिसिटी में भी हमें एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा। एंकल एडिमा भी देखने को मिलेगा हमें हाइपरटेंशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से हमें एंकल एडिमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थे इसके साइन सिम्टम्स।